हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आयतन वॉल्यूम आज हम 3D स्टार्ट कर रहे हैं एच डी यादव मैथ से। तो ये पहला पार्ट है जिसके अंदर हम डिटेल में पहले कंसेप्ट समझेंगे हर एक चीज़ का, और हर एक वीडियो में कंसेप्ट बताऊंगा मैं। ठीक है, तो हर वीडियो को शुरू से देखना, स्किप मत करना। एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको नोट करना है और आपको नोट्स बना लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका देख लेते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या कहता है, देखो किसी भी 3D फिगर में, मतलब जो भी 3D जो आकृतियां होती है, डायग्राम्स होते हैं 3D क्या क्या होते हैं, मैं पहले आपको बता दूं। देखो सबसे पहले तो होता है घन, क्यूब, घनाभ, क्यूबॉइड, बेलन, सिलेंडर, शंकु जिसे हम कोन भी कहते हैं, ठीक है, स्फीयर जिसे हम गोला कहते हैं। ये चीज़ें 5-6 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि शंकु का फ्रस्टम आ गया है ना, छिन्नक आ गया, गोला अर्धगोला आ गया, ठीक है, सेमी स्फीयर वगैरह। तो ये चीज़ें बस इनसे कट पिट के बनती है। तो ये लगभग हम 5 चीज़ें कवर करेंगे इस चीज़ में, ठीक है, इसमें। तो पहले मैं इन सभी चीज़ों का, मतलब ये जो अभी मैंने 5 चीज़ें लिखी है ना, इन सभी का मैं आपको आयतन निकालना बताऊंगा कि किसी भी चीज़ का आयतन हम कैसे निकालते हैं। देखो हम यहाँ पे 3-4 चीजें कवर करने वाले हैं। इन चीजों को आपको ध्यान से समझना है। पहला हम किसी भी चीज का करेंगे आयतन कवर। आयतन होता क्या है एक्चुअली, देखो कोई भी चीज कितनी जगह घेरती है, मतलब जगह का घेरना क्या कहलाता है, आयतन। जैसे अगर मैं बोल दूं एक पानी का ग्लास है, तो उसमें कितना पानी आ सकता है उसको कहते हैं उसका आयतन। ठीक है, मतलब जितना पानी उसमें आ सकता है उसको क्या कहते हैं, उसका आयतन कहते हैं। जैसे कोई कमरा है, तो कमरा, उस कमरे में कितनी हवा आ सकती है उस कमरे के अंदर, वो उसका आयतन हो गया। ठीक है, एक आप कुछ भी मान सकते हो, एक बकेट, बाल्टी है, बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, या हर एक चीज जिसमें जो चीज से बनी है। जैसे एक डस्टर होता है जो अक्सर हम टीचर्स यूज करते हैं, डस्टर, वो डस्टर कुछ इस शेप में होता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो डस्टर है जिसमें इतनी सारी जो लकड़ियां लगती है ना, वो लकड़ी क्या कहलाती है, उसका आयतन, मतलब उसका टोटल कितनी चीजों से मिलके बनी है, वो कितना वजन है उस चीज का। ठीक है, तो वो सारी चीजें कहलाती है हमारा आयतन। अब आप बात करेंगे, इसमें 2 चीज और हैं। एक है वक्र पृष्ठ, जिसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं ना, वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 नाम से हम जानते हैं, वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये एक्चुअली दोनों एक ही मीनिंग होता है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का खेल है। मैंने जैसा कि आपको वृत्त में बताया था। देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है, जैसे कोई एक सिलेंडर ले लेते हैं हम, सिलेंडर, सिलेंडर मतलब एक बेलन, इसी प्रकार से बनता है बेलन एक। तो बेलन के अंदर ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया अगर हम छोड़ देंगे, तो बाकी क्या बचा, ये चारों तरफ का एरिया इसका, तो वही क्या कहलाता है, इसका वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब इसको वक्र पृष्ठ क्यों कहेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि वक्र है ये। वक्र मतलब होता है कर्व, कर्व मतलब घुमावदार कोई मोड़ होता है ना, जैसे ये गोल है बिल्कुल इस तरीके से, तो ये वक्राकार है। ठीक है, तो ये वक्र है, इसीलिए इसका कहते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, जैसे अगर हम कोई और वर्ड लें, जैसे तो एक घनाभ हो गया। ठीक है, तो घनाभ के अंदर ये ऊपर वाला जो छत है जिसको मैंने कलर कर दिया है, और एक ये नीचे वाला छत है, नीचे वाला फर्श, एक्चुअली नीचे वाला छत। ठीक है, तो उन दोनों को छोड़ दें तो ये ऊपर ये चारों दीवारें बची इधर से उधर तक, तो ये चारों दीवारें क्या कहलाती है, वह पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कई बार ये दोनों वर्ड यूज नहीं करेगा, वो कई बार ये यूज कर लेगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, किसी घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब किसका बोलेगा, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, ये उसका वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी के साथ साथ अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ में ये ऊपर वाला छत भी जुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें चारों दीवारों तो आएगी आएगी, ये ऊपर वाला ये किस रूप में है, ये देखो आप, ये देखोगे आप वृत्त के रूप में है, नीचे भी वृत्त के रूप में है, तो ये 2 वृत्त का स्क्वायर जुड़ जाएंगे, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएंगे उसमें, क्योंकि पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और एक बार नीचे एक बार ऊपर, टोटल 2 बार, तो 2 पाई आर स्क्वायर उनके
संपूर्ण पृष्ठ में जुड़ जाएगा। ये बेसिक चीजें थी जो किसी भी आकृति के लिए, जो कि 3D आकृति है, उनके लिए होती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एनी फिगर, देखो कोई भी फिगर जो है वो किस प्रकार से बनता है, क्या होता है। देखो कोई भी 3D फिगर जो होता है, सिर्फ 3D की बात कर रहा हूँ, 2D की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी 3D फिगर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है वो प्रिज्म, एक होता है पिरामिड। ठीक है, इसमें इस बुक में एक चैप्टर भी है, दो चैप्टर है इस नाम से, एक प्रिज्म के नाम से, पिरामिड के नाम से। और प्रिज्म पिरामिड इनको ही कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, जितना भी हम 3D में पढ़ेंगे वो सब। देखो प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड में एक ही वीडियो में इसी मैं समझा देता हूं आपको दोनों। ठीक है, देखना, जिसका टॉप और बेस एक जैसा हो, जैसे प्रिज्म है। जैसे मान लिया जाए, अगर आपको एक मैं बना दूं, कुछ भी एक बेलन मान लो, बेलन, बेलन किस तरह होता है, ऐसा। तो देखो इसका बेस, जो कि आधार कहते हैं हम जिसपे, ये एक ड्रम है, ड्रम मान लो, ड्रम। तो ड्रम ऊपर से भी ऐसा होता है गोल, और नीचे से भी जो जिस पे टिका हुआ है वो भी ऐसा ही गोल रहता है। मतलब उसका आधार नीचे वाला, और ऊपर वाला उसका जो हिस्सा है, ऊपरी छत। ठीक है, तो आधार और ऊपरी हिस्सा, मतलब बेस और जो टॉप है उसका, वो सेम होना चाहिए, एक जैसा हो, उसको हम प्रिज्म कहते हैं। कोई भी चीज हो गई, जैसे बेलन में एक सेम होता है, ऊपर भी वृत्त होता है, नीचे भी वृत्त। अगर आप घन बनाएंगे, एक कमरा घनाकार हो सकता है, या घनाभ के आकार का हो सकता है, या घन के आकार का हो सकता है। तो ऊपर भी एक स्क्वायर है, देखो वर्ग है, नीचे भी एक वर्ग है, तो ये घन हो गया, घनाभ हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रिज्म है, क्योंकि ऊपर भी घन है, नीचे भी घन है। घनाभ बना दो एक, घनाभ में भी ऊपर वर्ग आयत है, नीचे भी आयत है, मतलब ये भी क्या कहलाएगा, एक प्रिज्म। लेकिन पिरामिड में क्या होता है कि जो उसका टॉप होता है वो फिक्स होता है। जैसे टॉप मतलब ये ऊपरी हिस्सा, जैसे अगर मैं आपको बताऊं शंकु है, शंकु कैसे बनता है आप जानते हैं, इसका ऐसा हिस्सा, एक शंकु ऐसे ही बनेगा, ये शंकु बन गया। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई, इसका आर हो गया, और ये जो है इसकी तिर्यक रेखा हो गई, जिसको हम एल नाम से जानते हैं। तो एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लग गई यहाँ पे, है ना। ये अगर एल मानोगे तो कर्ण का वर्ग बराबर ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये शंकु जो है, जिसका देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, लेकिन नीचे क्या है, एक वक्र है, वक्राकार, मतलब एक सर्कल है ना, वृत्त है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें सेम नहीं है, और जब दोनों चीजें सेम नहीं होगी तो ये पिरामिड होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेम एक पॉइंट है, इसका पॉइंट जो है वो फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो जिसका एक पॉइंट होता है और अदर साइड जो होती है वो अलग होती है उससे, पॉइंट से, तो ये पिरामिड कहलाते हैं। बस ये दोनों में एक छोटा सा फर्क था। ठीक है, अब हम देखेंगे घनाभ। घनाभ के अंदर देखो, घनाभ इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि पहला ही क्वेश्चन हमारा घनाभ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो एक सबसे सदाबहार फार्मूला बता देता हूं मैं आपको, जो आपको हर तरह के, चाहे शंकु हो, बेलन हो, घनाभ हो, घन हो, सब में आपको याद रखना है। और वो फार्मूला ये है कि किसी भी 3D फिगर का आयतन, 3D आकृति का आयतन क्या होता है, किसी भी 3D आकृति का आयतन, किसी भी, ठीक है, सबके लिए बोल रहा हूं, किसी भी 3D आकृति का आयतन अगर निकालना है हमें, तो आयतन बराबर होगा आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है बस, कि जो भी आयतन निकालेंगे वो आधार गुना ऊंचाई होगी। अब ये क्यों होगा मैं आपको समझाता जाऊंगा क्वेश्चंस में। पहले घनाभ देखिए, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्यूबॉइड कैसे बनता है, एक देखो, एक आयत से मिलके बनता है। एक आयत था ऐसे, मैंने यहां से इसको धक्का दिया ऐसे, तो इसकी साइड कुछ मुड़ गई होगी, खैर वो तो समलंब है, छोड़ो आप उसको। यहाँ पे देखिए, ये भी एक आयत है, और इनकी साइड्स को मिला दिया गया, तो ये क्या बन गया, एक घनाभ बन गया, क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, तो देखना यहाँ पे, ये इसका क्या है, आधार है, बेस, मतलब इसको हम लेंथ कहते हैं ना, लंबाई। और ये क्या होती है, उसकी चौड़ाई, ब्रेथ। और ये क्या है, उसका एक स्तंभ है, स्तंभ मतलब हाइट है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं, थोड़ा क्लियर दिख रहा है वहां पे लगाया तो। ठीक है, तो ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मतलब लंबाई,
चौड़ाई और ये क्या हो गई ऊंचाई। ठीक है, तो अब हम इसके फार्मूले देख लेते हैं। देखो आयतन क्या होता है किसी भी चीज का, तो किसी भी 3D फिगर का आयतन मैंने क्या बताया था, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई बताया था ना। लेकिन यहाँ पे जो आधार है वो देखना, ये जो घर है वो किस पे टिका हुआ है, ये नीचे नीचे वाले छत पे। कौन सा नीचे वाला छत, मैं बता देता हूँ आपको डायग्राम में। ये नीचे वाला छत दिख रहा है आपको, इस नीचे वाले छत पे टिका हुआ है। और ये जो छत है वो किस रूप का है, किस आकार में है, ये है आयताकार। आयताकार है ना, एक आयत से ही तो बन के मिल के बनता है घनाभ। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं। आयत का जो आधार मतलब ये जो एरिया है ये किससे मिलके बना है, ये तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आधार की जगह क्या लिखेंगे आप, लंबाई गुना चौड़ाई, और इसमें ऊंचाई तो दे ही रखी है तो ऊंचाई। ये फार्मूला बनता है किसी घनाभ का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये इस प्रकार बनता है। ठीक है, ये फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है, हर एक सवाल में ये काम आएगा, तो इसको जरूर याद रखना है। ठीक है, अगला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। देखो ये चीजें मैं यहाँ समझा सकता हूँ आपको सारी। ठीक है, ये सारी हाइट को लेंथ को डिटेल में, लेकिन आपको ये क्या चीजें हैं कि हर सवाल में हम कंसेप्ट को ढूंढने नहीं बैठेंगे, थोड़ा सा फार्मूला याद रख लेंगे तो आसानी हो जाएगी किसी भी सवाल को याद रखने में, है ना। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। हालांकि ये सब चीजें याद रखने की नहीं है, ये इनसे ही मिलके बनी है। यहाँ साइड्स का स्क्वायर कर दूंगा, सब कुछ जोड़ देंगे सारी साइड्स को। तो ठीक है, तो खैर उसको छोड़िए, अभी आप याद रख लेना इसको। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे हम संपूर्ण भी कहते हैं या कुल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुना लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। ठीक है, मतलब एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। ठीक है, 2 गुना सब कुछ। और अगर हमें इसका विकर्ण निकालना है, मतलब अगर मैं बोल दूं कि किसी भी कमरे के अंदर सबसे लंबा बांस कितना लंबा रख सकते हो, तो हम जानते हैं अगर एक कमरे में हम किसी नीचे वाले हिस्से से अगर सामने वाली दीवार के अगर ऊपर वाले हिस्से पर, मतलब मैंने यहां से लगा करके वहां तक एक विकर्ण डाल दिया, तो इतना लंबा बांस रख सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये तो छोटा सा होगा। किसी भी साइड में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, उसका विकर्ण। तो विकर्ण पे ही रख सकता हूँ सबसे लंबा बांस उसके कमरे में। ठीक है, तो विकर्ण क्या होता है आप जानते हैं, विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी चीज का विकर्ण निकालना है हमें, तो तीनों साइड्स के स्क्वायर का सम करके उसका रूट निकाल देंगे तो विकर्ण आ जाएगा। बस ये चीजें आपको घनाभ में पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक चीज बता दूं, ये जो क्वेश्चंस लिए हैं मैं पहले टाइप करता था, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और टाइपिंग में बहुत समय लगता था, मतलब बहुत ज़्यादा ही समय, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा समय लगता था सिर्फ क्वेश्चंस को टाइप करने में। तो अब हमने सोचा है कि हम बुक के क्वेश्चंस की कटिंग ले लेते हैं, क्योंकि बुक तो सबके पास होगी और लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो सीधा बुक में से ही ले लेते हैं आप। ठीक है, तो बुक में से ही क्वेश्चंस ले लूँगा मैं। हाँ, एक चीज़ का फ़र्क पड़ेगा क्वालिटी का। ठीक है, तो क्वालिटी को थोड़ा सा आप 720 पिक्सल में देखिए, या फिर 1080 पिक्सल में जब इस वीडियो को देखेंगे तो ये क्वेश्चंस थोड़ा आपको क्लियर दिखेंगे। ठीक है, अगर आप 240 या 360 में देखोगे तो शायद ये वीडियो आपको क्लियर नहीं दिखे। ठीक है, क्योंकि जो अभी मैं करवाऊंगा वो तो शायद क्लियर दिखेगा, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ये 1080 में या 720 में दिख जाएगा। ठीक है, या फिर आप बुक खरीद लीजिए, तो बुक में आपको बहुत अच्छे से इसका सोल्यूशन दिख जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस। किसी कमरे में वायु का आयतन 204 मीटर क्यूब है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। देखो कमरे में वायु का आयतन, मतलब जो कमरे में वायु का आयतन हमें दिया है। ठीक है, मतलब आयतन दिया है कमरे का। ठीक है, कमरे की ऊंचाई भी दी है, और हमें फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। तो फर्श का क्षेत्रफल होता क्या है किसी कमरे का, तो पहले आप ये देखिए कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। फर्श होता क्या है आप जानते हैं, देखो घनाभ की बात हो रही है, तो घनाभ का जो फर्श बनेगा, मतलब नीचे वाला जो छत है, वो एक आयत के आकार का होता है। ठीक है, और इसको घनाभ क्यों कहते हैं, आयत क्यों नहीं कह देते, क्योंकि इसमें ऊंचाई भी शामिल की जाती है, इसलिए। देखो आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लेकिन अगर उसमें ऊंचाई भी लगा दें हम साथ में तो वो घनाभ बन जाता है। बस ये फर्क होता है घनाभ और आयत में।
ठीक है। जब ऊंचाई भी हम काउंट करेंगे तो ये आयत 2D में आता है और घनाभ 3D में आता है, बस ये बहुत फर्क पड़ जाता है इससे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम कमरे का फर्श जो है उसकी कुछ लंबाई होगी, उसकी कुछ चौड़ाई होगी, क्योंकि नीचे वाले छत की देखो, अब फर्श की कोई ऊंचाई तो होती नहीं है ना, आप जानते हैं फर्श की क्या ऊंचाई होगी, कमरे की ऊंचाई जरूर होगी, फर्श की कोई ऊंचाई नहीं होगी, ठीक है। तो एक चीज समझना है यहाँ पे, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, वो हमें निकालना है। लंबाई गुना चौड़ाई और ऊंचाई, अगर मैं ऊंचाई का भी उसी में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, किसी भी 3D फिगर का आयतन आ जाएगा, क्योंकि ये क्या उसका आधार है, और किसी भी 3D फिगर का आयतन क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, और आधार कैसा है उसका, आयताकार है, और आयत की लंबाई और चौड़ाई देखी जाती है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर आयतन, ये तो वैसे भी होता है, ये तो फार्मूला ही है ना, अभी मैंने जस्ट बताया आपको, ये देखिए यहाँ पे आयतन का रेड कलर में लिखा है। तो बस यही तो चीजें हैं कि हमें लंबाई और चौड़ाई, मतलब कमरे का फर्श का क्षेत्रफल हमें बताना है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो इसको चेंज मत करो, लंबाई गुना चौड़ाई रहने दो ऐसा कैसा, और ये कितना है, आधा, आयतन कितना दिया है उसका 204, तो उसका हमें ऊंचाई से डिवाइड कर देना है बस 6 से, सिंपल ही है। देखो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, कमरे का फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 6 तिया 18, 2 बचा 6 चौक 24, 34, तो 34 हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए किसी कमरे के फर्श की माप 4 मीटर इंटू 3 मीटर है, मतलब देखो यहाँ पे समझना 4 मीटर इंटू 3 मीटर दिया है, मतलब ये पहली चीज जो है वो लंबाई है, दूसरी चीज वो चौड़ाई है। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें विमाएं दे देगा 4 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 6 मीटर, तो पहला हमेशा लंबाई होगा, दूसरा चौड़ाई होगा, तीसरा ऊंचाई हाइट होगा, ठीक है। तो कमरे के फर्श की माप 4, 3 और ऊंचाई हाइट 3 दी है। कमरे की दीवारों तथा छत पर रोगन करना है, ठीक है। तो रोगन किए जाने वाले भाग का एरिया कितना है, देखो ये कहने का मतलब ये है इसका कि ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्योंकि देखो कमरे के फर्श की माप हमें दे दी है और कमरे की दीवारों और छत पे दोनों पे रोगन करना है हमें, तो रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये क्या होगा उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और हम जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 4 तिया कितना हो गया 12, प्लस 3 तिया कितना हो गया 9, अरे यही होता है ना फार्मूला, 2 इंटू एल बी प्लस बी एल बी एच प्लस एच एल, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि रोगन कहाँ किया जा रहा है, उसके पूरे क्षेत्रफल पे। देखो कमरे की चारों दीवारों पे, मतलब वही दीवारें तो चारों ही हो गई ना दीवारों पे, कोई एक अलग से तो बोला नहीं है, और छत पे, तो बस ये तो सभी जगह हो गया, और फर्श का माप हमें दिया ही है ऑलरेडी। तो रोगन किए जाने वाले भाग का एरिया क्या होगा, तो देखो 12 प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 चौक 12, तो ये हमें निकालना है। तो 12 और 12 हो गया 24, 24 और 9 कितना हो गया 33, है ना, 33 हो गया ना ये, तो 33 टू जा 66, मतलब 66 वर्ग मीटर जो है हमारा एरिया, उस पे हमें क्या करना है, रोगन करना है, ठीक है। लेकिन ये चीज जो आई है रोगन करने का एरिया, इसमें आप चीज एक समझना, ये जो एरिया आया है ना, थोड़ा देखो डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको, ये जो 66 आया है, ये क्या आया है मैं बता दूं आपको, ये संपूर्ण पृष्ठ का एरिया आया है। क्या आया है, संपूर्ण पृष्ठ का, जिसमें ये एक कमरा था, तो समझना इस कमरे की ये चारों दीवारें और ये ऊपरी छत, यही तो है, छत पर रोगन करना है, ठीक है। लेकिन नीचे वाली छत को थोड़ी रोगन करना है, क्योंकि नीचे वाले छत पे कौन कलर करता है भाई, ठीक है ना, ये चीज समझ में आ रही ना, ये नीचे वाली छत पे कौन कलर करेगा, रोगन कौन करेगा, ठीक है। तो यहाँ एक चीज समझना, नीचे वाली छत का क्षेत्रफल हमें इस टोटल सरफेस एरिया में से हमको घटाना पड़ेगा, तो नीचे वाला छत की लंबाई कितनी है 4, चौड़ाई कितनी है 3, हमें 12 घटा देना है, सिंपल, ये हो गया हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में 0.3 मीटर और 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी छोड़ा जाता है। तदनुसार उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने में कितने घंटे का समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, थोड़ा सा कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। मेरे को एक चीज बताओ आप, अगर ये बड़ा टैंक है, इसके अंदर मान लो 1500 लीटर पानी आता है, ठीक है, 1500 लीटर पानी आता है। अगर मेरे पास एक छोटी सी बाल्टी है जिसमें सिर्फ 30 लीटर पानी हो,
मतलब उसमें 30 लीटर पानी आ सकता है। तो मैं ऐसी कितनी बाल्टी इसमें डालूंगा कि ये 1500 लीटर का पानी भर जाएगा टैंक। ठीक है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीधी सी बात है कि आप ऐसी 50 बाल्टी और डालेंगे। ठीक है, अब जो लोगों का मैथ्स अच्छा है उसने तो कैलकुलेट कर लिया होगा, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है वो थोड़ा टाइम लगाएगा। एक्चुअली क्या है कि 1500 लीटर के टैंक को भरने के लिए 30 लीटर के जो बाल्टियां होती छोटी छोटी 30 लीटर की, ऐसी कितनी बाल्टी उसमें डालेंगे कि 1500 लीटर का भर जाएगा। तो हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, एक तो हमने मेंटली कर लिया, दूसरा ये है कि 30 लीटर वाली ऐसी कितनी और बाल्टियां डाले 30-30 लीटर वाली कि 1500 लीटर का पानी भर जाए। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1500 तो था, ये 30 का आ गया बटे में। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 50 आ जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल और 3 से 15 कटेगा 5 बार, 50 आ जाएगा। मतलब 50 ऐसी बाल्टी चाहिए। ये चीज समझ में आई? ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। मतलब हमने एक चीज यहाँ पे सीख ली। क्या सीख ली हमने? कि जब भी किसी इस तरह का सवाल दिया हो तो हमें 1500 में 30 का भाग देना है। 1500 हर सवाल में तो रहेगा नहीं, तो 1500 क्या है एक्चुअली, बड़ी वैल्यू है। क्या है, बड़ी वैल्यू है, ध्यान रखना है इस चीज का। और 30 क्या है, छोटी वैल्यू है। मतलब हमेशा बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू से, में और से का फर्क है यहाँ पे। ठीक है, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू से भाग देना है बस, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा। क्योंकि हमने ऐसे ही तो किया, अभी मैंने आपको 1500 लीटर का एक टैंक लेकर के समझा दिया। इस सवाल में भी यही दिया है। क्या दिया है, थोड़ा अलग मैं समझाता हूँ। 200 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा एक टैंक है। हम पढ़ रहे हैं घनाभ, आप जानते हैं घनाभ में ऊंचाई भी मापते हैं। ठीक है, और 200 मीटर लंबा, 150 मीटर चौड़ा और कितने मीटर ऊंचा, तो ये बोल रहा है कि इतने मीटर लंबा और इतने मीटर चौड़े टैंक के अंदर अगर इतने मीटर लंबी और इतने मीटर चौड़ी आकार वाली एक नली से अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी डालेंगे तो उस टैंक का जो पानी का तल है वो 8 मीटर ऊंचा हो जाएगा। और कितनी देर में होगा, बस वो चीजें हमें बताना है। मतलब हमें पानी का तल 8 मीटर ऊंचा करना है, मतलब उसमें 8 हाइट हो सकती है उसकी, 8 हाइट है उसकी। ठीक है, तो किसी भी बड़े जो टैंक है, चौड़ा एक टैंक है, उसकी हाइट कितनी है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऐसे ही निकालते हैं उसका आयतन, मतलब उसमें कितना पानी आएगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दी है, हमें छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है, क्योंकि ये तो बड़ा टैंक आ गया। अब छोटी वैल्यू मतलब एक छोटी नली है, और कितनी साइज है उसकी, तो 0.3 मीटर की लंबाई है, 0.2 मीटर की चौड़ाई है, और उसमें वो कितना पानी डाल रही है, हर घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी डाल रही है। और 20 किलोमीटर में दिया है, सारी वैल्यूज मीटर में दी है। ये चीज पता चल रही है आपको? हमेशा इन वैल्यूज का ध्यान रखना है। तो 20 किलोमीटर नहीं लिख सकते हम, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 20,000 किलोमीटर, 20,000 मीटर, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदल दो। 20 किलोमीटर मतलब 20,000 मीटर, सिंपल। तो हमें क्या करना है, बस इसको सोल्व करना है। तो देखो 200 गुना 150 गुना 8 बटे में देखेंगे तो एक जीरो हट जाएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, फिर से एक ये पॉइंट हट जाएगा तो एक और जीरो हट जाएगा। मतलब नीचे कितना बचा, 3 दूना 6, 6 का मल्टीप्लाई 200 में तो 6 दूना 12, 1200 बचा नीचे। ठीक है, इन दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 2 से कटेगा ये 6 बार, 3 से काट दो 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 50 बार, और 2 से इसको काट दो 4 बार, तो 50 चौक कितना हो गया, 200। मतलब 200 घंटे में वो टैंक भर जाएगा। 200 ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। देखो हर चीज को थोड़ा विजुलाइज करो, मतलब समझने की कोशिश करोगे तो ठीक रहेगा, वरना फार्मूले लिखते रह जाओगे। पानी का आयतन वी नो दैट, हम जानते हैं कि पानी का आयतन वॉल्यूम बराबर ए बी सी होता है। यहाँ पर ए जो है वो 200 दिया है, तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक धातु की आयताकार चादर है जिसकी, देखो ये कुछ नहीं दिया है लंबाई चौड़ाई, तो डेफिनेटली ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, क्योंकि जब नहीं देगा तो यही हम एज्यूम करके चलेंगे। एक धातु की आयताकार चादर है, आयत के आकार की है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई दी है। चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काटे गए हैं। चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा के समान। अगर एक आयत है ऐसा, इसके चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काटे गए हैं, चारों भुजाओं के। मान लो एक यहां से वर्ग काट दिया, एक यहां से वर्ग काट दिया, ठीक है, एक समान भुजा के वर्ग काटे गए हैं, एक ही साइड के 4 सेंटीमीटर भुजा के। मतलब ये 4 साइज कम कर दी इसने, इधर भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। ठीक है, ये कितने भी चौड़े हो सकते हैं, यहां से इतने,
ये यहाँ से इतने, ठीक है। मतलब इसकी जो ओरिजिनल साइज थी वो कितनी थी 40, लेकिन 4 इधर से कम कर दी, 4 इधर से कम कर दी, मतलब 4 और 4 कितना कम कर दी, 8 कम कर दी। तो अब उसकी लेंथ कितनी बची 32, और चारों साइड से काटी है तो ऊपर से भी 4 ले गया अपने साथ, 4 नीचे से ले गया, तो 4 और 4 8, उसकी चौड़ाई भी 8 कम हो गई। चौड़ाई कितनी थी 15, तो अब चौड़ाई ब्रेथ कितनी बची उसकी 7, 8 ले गया ना अपने साथ। अब एरिया कितना बचा उसका, और हाँ हमें क्या पूछा है कि शेष चादर को मोड़ करके एक खुला आयताकार संदूक बनाया गया है, तो संदूक का आयतन पूछा है हमें। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। अब अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, समझना, तो 4 मीटर अगर उसने लंबाई में कट किया है, 4 मीटर चौड़ाई में कट किया है, तो डेफिनेटली 4 मीटर ऊंचाई भी कट हुई होगी उसकी, 4 हाइट भी तो कट हुई होगी ना उसकी, क्योंकि देखो ये जो है एक आयताकार चादर है, आयत के आकार का है, लेकिन है तो घनाभ, घनाभ पढ़ रहे हैं तो घनाभ ही होगा उसमें, ठीक है। ये घनाभ है। अगर मैंने इसको यहां से कट करा, ये आयत के आकार का ऐसे, इधर से भी कट कर दिया, तो ये इसकी लंबाई कट हो गई ऐसे, और ये इसकी चौड़ाई कट हो गई, तो क्या इसकी हाइट कट नहीं हुई, हाइट भी तो कटेगी ना उसकी। ये लेंथ कटी और ये चौड़ाई कटी, ये लंबाई कटी, ये चौड़ाई कटी, तो उसकी हाइट भी तो कम हो जाएगी ना, यहाँ से 4 ये भी कम होगी, ठीक है। और हाइट कितनी काटी उसने 4, मतलब हाइट कितनी थी उसकी 4 थी, ये चीज पता चल गई। हमें क्या निकालना है, संदूक का आयतन। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 32 गुना 7 चौक 28, मल्टीप्लाई कर लो, 8 गुना 16 की 6, 6 पीछे कहाँ दिख रहा है, 1 2 3, तीनों में दिख रहा है, इसको हटा दो, मल्टीप्लाई कर लो ना, 28 गुना 56 की 6, या फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए, चलो आपको बता ही देता हूँ मैं, 3228 है ना। कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, उलझ जाते हैं। 8 गुना 16 की 6, 1 बचा, 8 या 24 1 25, 2 दुना 4, 3 दुना 6, 6 और 2 8, 5 और 4 9, 896, ऑप्शन ए, ठीक है। तो 896 सेंटीमीटर क्यूब होगा हमारा आंसर। देखो समझने वाली जरूरत थी इस सवाल में, बाकी कुछ नहीं था। 14 सेंटीमीटर व्यास वाली एक नली द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी को एक टंकी में डाला जा रहा है, जिसकी लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 44 मीटर है। तदनुसार टंकी के पानी का तल 7 मीटर बढ़ने में कितने घंटे लगेंगे। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा या तीसरे जैसा। तो हमें क्या करना है, बड़ी वैल्यूज को छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है। देखो 14 सेंटीमीटर व्यास की नली से इस स्पीड से पानी डाला जा रहा है एक टैंक में, और टैंक की लंबाई कितनी है 50, चौड़ाई कितनी है 44, और ऊंचाई कितनी है, तो टैंक का पानी 7 मीटर ऊंचा करना है, मतलब उसके 7 मीटर हाइट है, ये तो पता चल गया आपको। तो टंकी का आयतन आ जाएगा इससे, मतलब उसमें कितना पानी आएगा ये इसका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो 50 मीटर में दिया है, 44 मीटर में दिया है, और 7 सेंटीमीटर में दिया है। तो 7 को हमें मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दो चीज में ध्यान रखना है ये चीजें, ठीक है। अब हमें बड़ी वैल्यूज तो लिख ली हमने, अब हमें छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है। तो छोटी वैल्यूज क्या है, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर व्यास वाली एक नली से डाल रहे हैं पानी, मतलब देखो एक नली है जिसका व्यास ये 14 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी 7, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, तो त्रिज्या कहते हैं ना रेडियस 7 होगी। तो हमें इस रेडियस से पानी डाल रहे हैं, तो मतलब इस पूरी नली में कितना पानी आएगा, क्योंकि हर बार उतना पानी डलेगा, कितना पानी एक साथ गिरेगा, क्योंकि आधी नली तो गिर नहीं रही है ना, पूरी पूरी भर के ही गिरेगी, क्योंकि उसने बोला तो है नहीं आधी नली में से पानी गिर रहा है, आधी खाली है उसकी, है ना। तो पूरी नली में कितना पानी एक साथ आएगा, मतलब हमें ये पूरी जगह चाहिए इतनी सी, मतलब उसका क्षेत्रफल निकालना है। और ये कैसा रूप है, वृत्त का रूप है, ठीक है। मतलब हमें क्या निकालना है इस पे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 49। तो 7 7 49, ये पाई आर स्क्वायर, मतलब 22 गुना 7, ठीक है। और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन एक चीज और समझना है यहाँ पे, देखो यार थोड़ा सा गलत कर गया। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई मतलब 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर कितना है 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर भी कर सकता था ना, लेकिन 7 जो है वो सेंटीमीटर में दिया है यहाँ पे, और हमें चाहिए मीटर में।
तो 7 को सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हमने यहाँ पे 100 का डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई, ठीक है। और 5 किलोमीटर हर घंटे पानी डाल रही है वो नली, ठीक है। नली का क्षेत्रफल इतना है और ये हर घंटे कितना पानी डाल रही है, तो आप हर घंटे देखेंगे तो हर घंटे 5 किलोमीटर 1 घंटे में, किलोमीटर को मीटर में बदलना है हमें, तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर, ठीक है ना। तो 5000 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 5000 से ना, तो एक और जीरो लगेगा, या यहाँ लिख दो आप पीछे उसको, 5000 से मल्टीप्लाई कर दो 5000 मीटर, और ये सब आंसर आएगा वो पूरे घंटे में आएगा, ठीक है। देखो इस 7 से 7 कैंसिल, इस 100 से ये 100 कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 50 से ये 50 कैंसिल, और 22 से कटेगा ये 22 दूना 44, और इस 7 से ये 7 कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। मतलब 2 घंटे में जो है वो टैंक का पानी 7 मीटर या 7 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा। ये चीज समझ में आई होगी। लकड़ी का एक बॉक्स, खुला बॉक्स 3 सेंटीमीटर मोटा है, इसके बाहरी माप 1.36, 1.06 और ये सब है डेसीमीटर है। देखो ये दोनों डेटा मीटर में दिए हैं और ये डेसीमीटर में दिया है। तदनुसार उसके भीतरी पृष्ठ को 50 पैसा प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से पेंट करने में कितनी लागत आएगी। देखो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसको हम सीधा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आंसर इसका, देखो समझना है इसको एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है ये। देखो ये बोल रहा है कि ये खुला बॉक्स है। देखो मैं आपको बता देता हूँ पहले इसका इमेजिनेशन कि इसको करते कैसे हैं, समझेंगे कैसे इसको। देखो अगर ये बॉक्स है तो इसकी जो मोटाई है ना, ये इधर से मोटाई, ये मोटाई, ये हर एक चीज की मोटाई इसकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर मोटा है। मतलब ये विड्थ जो है इसकी, मतलब इसको मैं अगर अलग कलर से बताऊं आपको, तो ये वाली जो मोटाई है उसकी चारों दिशाओं की, वो 3-3 सेंटीमीटर की है। ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर मोटा है। और बाहरी माप इसकी जो बाहरी है, मतलब बाहरी माप, बाहरी लंबाई जो है, देखो पहले तो मैं एक चीज बता दूं मैं आपको, ये सेंटीमीटर में दिया है तो सवाल को सेंटीमीटर में बदल दो। क्यों बदल दो, मीटर में डेटा ज्यादा दिया है, मीटर में बदल सकते हैं हम, लेकिन समझने वाली बात ये कि 1.36 दिया है मीटर में, अगर दशमलव में कैलकुलेटिव करेंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा हमको, इसलिए इसको सेंटीमीटर में बदल दो। तो 1.36 मीटर मतलब होता है 136 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई की बात करें हम, बाहरी चौड़ाई की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बाहरी माप, तो 106 सेंटीमीटर और 8.3 डेसीमीटर दिया है। तो पहले तो आप ये समझो कि 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। तो अगर 8.3 डेसीमीटर की बात करूंगा तो वो होगा 83 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर चौड़ाई लंबाई, देखो लंबाई चौड़ाई हो गई तो ऊंचाई कितनी होगी उसकी, 83 सेंटीमीटर। ये सारी सेंटीमीटर में है, ये बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। और यहाँ पे कलर किस में करना है, उसके भीतरी पृष्ठ में, अंदर कलर करना है। तो हमारे पास चौड़ाई कितनी है उसकी, 3, और ये 3 चौड़ाई, मतलब ये जो लंबाई दी ना एक्चुअली ये 136, ये उसके बाहर की लंबाई है, मतलब यहां से लगा करके यहां तक की। अगर हमें अंदर कलर करना है तो समझो अंदर मतलब यहां से लगा करके यहीं तक कलर होगा ना, मतलब ये वाली मोटाई खत्म हो जाएगी, इधर भी इधर भी, तो 3 इधर से खत्म, 3 इधर से खत्म, 6 खत्म। तो आंतरिक मतलब अंदर की लंबाई कितनी बची, 3 इधर से खत्म, 3 इधर से खत्म, मतलब टोटल 6 का लॉस हुआ है। ये चीज समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। 6 का लॉस हुआ है, तो ये 6 का लॉस हुआ मतलब 130 लंबाई बची उसकी। 6 का लॉस चौड़ाई में भी हुआ है, तो चौड़ाई कितनी बची, 100। और ऊंचाई में कितने का लॉस हुआ है, ऊंचाई में सिर्फ 3 का हुआ है। ये चीज समझना। क्यों समझना, क्योंकि ये बॉक्स खुला है, खुला ऊपर से, तो उसको ऊपर से कलर थोड़ी ना करना है। देखो ऊपर से खुला है बॉक्स, लकड़ी का एक खुला बॉक्स है, मतलब सिर्फ नीचे कलर होगा उस बॉक्स के अंदर। समझ में आ रहा है, एक बॉक्स है जिस, देखो समझो बॉक्स को कैसे समझोगे, आप इमेजिन करो आप जिस कमरे में बैठ करके ये वीडियो देख रहे हो, उस कमरे का ऊपर का छत है ही नहीं, तो आपके सामने बचे क्या, चार दीवारें बची जो आपके आगे पीछे और दाएं बाएं होगी, ठीक है। एक जिस पे आप खड़े हो वो फर्श है, ठीक है। तो कलर कहाँ हो सकता है कमरे के अंदर, तो कमरे के अंदर कलर सिर्फ चारों दीवारों पे होगा और ऊपर वाले छत पे होगा। नीचे वाले छत पे तो नहीं होता है ना, क्योंकि नीचे वाले को तो छत नहीं कहते एक्चुअली, उसको फर्श कहते हैं, जहां पे फर्श लगते हैं, टाइल्स लगती है। और लेकिन कमरे की बात नहीं करें, और यहाँ पे जो बात कर रहा है वो
खुला बक्सा, बक्से की बात कर रहा है एक बॉक्स की, तो बॉक्स के अंदर तो नीचे कलर हो सकता है ना, क्योंकि बॉक्स में कोई थोड़ी ना रहता है, बॉक्स के अंदर कलर हो सकता है। ठीक है, तो बॉक्स को अब कमरा समझो फिर से, और अब समझो तुम कि बॉक्स के अंदर बैठे हो, तो नीचे भी कलर होगा, चारों दीवारों पे भी कलर होगा, लेकिन ये बक्सा कैसा है, खुला है, ऊपर कलर नहीं होगा, तो ऊपर की हाइट भी नहीं होगी। ठीक है, समझना। अब तो नीचे वाले अगर जो हाइट है उसकी उसकी मोटाई 3 है, तो सिर्फ नीचे वाली हाइट की तो मोटाई कम होगी, ऊपर तो कलर करना ही नहीं है, तो ऊपर चाहे 3 हो कि नहीं हो, बात ही खत्म, क्योंकि ऊपर तो क्या है, ऊपर क्या है, खुला है, तो खुले से कोई लेना देना नहीं है। मतलब हमें अब बाहरी से कोई लेना देना नहीं है, हमें अंदर कलर करना है, तो हमें अंदर की चीजें देखना पड़ेगी। ठीक है, तो ये नई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ चुकी है, मतलब उस कमरे का आयतन कितना आ गया, 130 गुना 100 गुना 80, ये उस कमरे का आयतन आ गया, मतलब उस कमरे मतलब उस बॉक्स के अंदर की जगह आ गई। ठीक है, इतनी जगह हमें कलर करना है टोटल। ठीक है, तो ये तो उसका कमरे का क्या हो जाएगा, पूरा आयतन। ठीक है, लेकिन हमें आयतन में कलर थोड़ी ना करना है, हमें समझने वाली बात है, अगर उस बॉक्स के अंदर 4 दीवारें होगी तो चारों दीवारों को कलर करना होगा हमें, तो जहां जहां कलर करना है हमें वही वही चीज लेना है। ठीक है, हमें आयतन नहीं पूछा इसमें कि आयतन कितना है उस कमरे का, हमें पूछा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L + B × हाइट, 2 × L + B × हाइट, और चारों दीवारों के अलावा हमें कलर क्या करना है, और जोड़ना है नीचे वाले छत पे, नीचे वाला छत मतलब नीचे वाला फर्श, क्योंकि बॉक्स का कोई फर्श नहीं होता। ठीक है, मतलब समझने के लिए बोल दूं, बॉक्स के अंदर जो नीचे वाला, जिसको हम फर्श कहते हैं हमारी भाषा में, वो वाला हिस्सा, तो वो क्या है, एक देखो आयत के आकार का है, क्योंकि घनाभ पढ़ रहे हैं हम, और घनाभ आयत से मिलके बना है। ठीक है, आयताकार होता है नीचे वाला फर्श उसका, तो आयत मतलब नीचे वाले एरिया में कलर करना है, तो नीचे वाला एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, मतलब हमें इस एरिया में कलर करना है बस, और कितना कलर करना है, 50 पैसे में प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, और से ये भी सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, 50 पैसे में प्रति 50 पैसे प्रति, प्रति मतलब होता है बटा 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इस हिसाब से हमें कलर करना है। तो कितने रुपए लगेंगे, बस ये वाली वैल्यूज हमें रखना है। तो देखो वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे, 2 × L + B, L + B कितना हो गया, लंबाई और चौड़ाई का योग, 130 और 100, 230, 230, तो 230 का गुना 2 कर दो तो 23 दूना 46, 460 ये बचा, गुना हाइट, हाइट कितनी दी है 80, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, 130 गुना 100, ये कितना हो गया, ये हो गया 13,000। ठीक है, और जो भी आएगा वो 1/2, मतलब इसको एक काम करो 50/100 ही रहने दो इसको। ठीक है, समझ में अच्छा आएगा, 50/100, एक एक चीज क्लियर होगी। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। देखो सवाल में एक चीज बता दूं, जब भी मैं पढ़ाऊंगा, कि ये जो मेंसुरेशन 3D है ना, ये पूरा कैलकुलेटिव है, लगभग सभी सवाल में, लगभग सभी सवाल में कैलकुलेशन करना पड़ेगी। ठीक है, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, जिसको हम सीधा 100 मान के आंसर कर ले। तो देखो 00, 8 × 48 की 8, 4 बचा, 8 चौक 32, 4 36, 36 800 ये, और 13,000 ये जोड़ देते हैं, 00 8 9 4 49800। ठीक है, इतने सेंटीमीटर को 50 पैसे प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो गुना 50 पैसा प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, ये सब सेंटीमीटर वर्ग में आ रहा है, लेकिन ये भी सेंटीमीटर में है। देखो 49,800 सेंटीमीटर, ये सारी वैल्यू हमने सेंटीमीटर में बदल दी है, तो सेंटीमीटर में ही आ रहा है, और ये क्या है, 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में है। लेकिन ये बोल रहा है कितनी लागत रुपए में आएगी, ये रुपए में पूछ रहा है, तो 50 पैसे को रुपए में बदलने के लिए मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, ये समझ में आया। 50 पैसे को रुपए में बदलने के लिए मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, 50 पैसे को 100 से डिवाइड कर दोगे तो आधा रुपया आ जाएगा ना। ठीक है, और ये 100 क्या था, ये तो 50 पैसे प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर था, तो ये तो सेंटीमीटर की एक यूनिट दे रखी है, ये रुपए का नहीं है। ठीक है, तो देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 50 गुना ये आ गया 100। ठीक है, और 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 9 18,
249 रुपीज। तो 249 रुपीज कहाँ गया, ये रहा ऑप्शन सी, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक समलंब घनाकार घनाभ बक्से के आधार पर क्षेत्रफल इतना है। देखो समलंब घनाकार मतलब घन के आकार का एक समलंब तो घनाभ कहलाता है ना वो। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो कई बार ये घनाभ नहीं देगा, ये बोल देगा समलंब घनाकार, मतलब ऐसा घन के आकार का समलंब। ठीक है, तो उस बक्से के आधार का क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब लंबाई और चौड़ाई हाँ लंबाई और चौड़ाई का जो दिया है मल्टीप्लिकेशन, आधार पर क्षेत्रफल ये है। तो आधार क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना दिया है, 21। ठीक है, उसके एक फलक का क्षेत्रफल 30 है। ठीक है, और यदि इस बक्से की प्रत्येक विमा का संख्यात्मक मान पूर्णांकों में 1 से अधिक हो तो उस समलंब घनाकार बक्से का आयतन कितने घन सेंटीमीटर का होगा। देखो समझना, क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा। अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो हम ऐसे समझेंगे कि अगर किसी बक्से के आधार का क्षेत्रफल, मतलब आधार बक्से का आधार जो होता है बेस, तो बेस घनाभ आयत के आकार का होता है। आयत में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो एल और बी लिख दूं मैं, समझ में आएगा ना आपको। लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई कितनी दी है, 21। यही होता है दो आधार का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, 21 दिया है। उसके एक फलक का क्षेत्रफल, फलक कैसा होता है, उसका एक दीवार, एक कमरे का क्षेत्रफल, तो कमरा कैसा होता है, कमरे में हाइट होती है और बेस होता है, मतलब आधार होता है और क्या होता है, हाइट होती है, मतलब उसकी लंबाई होती है और ऊंचाई होती है। तो लंबाई मतलब L इंटू हाइट कितना दिया है हमें, उनका एरिया कितना दिया है, 30। ठीक है, यदि इस बक्से की प्रत्येक विमा का संख्यात्मक मान पूर्णांकों में 1 से अधिक हो, हमें उनका जो संख्यात्मक मान ढूंढना है वो 1 से अधिक हो। ठीक है, मतलब उन दोनों, इनके बीच का जो गैप है वो 1 नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा हो। तो समलंब घनाकार बक्से का आयतन कितने घन सेंटीमीटर का होगा। देखो लंबाई और चौड़ाई, और लंबाई और ऊंचाई में लंबाई दोनों जगह है, मतलब एक नंबर तो कॉमन है इन दोनों का। तो 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 से तो 21, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख सकता मैं इसको। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 10। ये चीज पता चली आपको। ठीक है, मतलब एक चीज पता चल गई यहाँ पे कि लंबाई दोनों में कॉमन है, 3 यहाँ पे, और ये लंबाई इधर भी कॉमन है। तो लंबाई पता चल गई कितनी है, 3। तो यहाँ पे अगर 3 लंबाई हटा दूं तो चौड़ाई कितनी बची, 7। तो ऊंचाई देखो, चौड़ाई अगर 7 निकल गई इसमें से, ये 3 तो ऑलरेडी हट चुका है, तो ये 10 क्या बचा, हाइट। तो हाइट कितनी आ गई, 10। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये चीज आपको पता चल गई ना। और ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक विमा का जो संख्यात्मक मान है, मतलब हर एक डायमेंशन जो है वो पूर्णांकों में 1 से अधिक है, मतलब 1 से ज्यादा का ही उनका डिफरेंस होना चाहिए। देखो यहाँ पे 7 और 10 का 3 का डिफरेंस 1 से ज्यादा है, और यहाँ पे 3 और 4 का डिफरेंस है, मतलब 1 से तो ज्यादा ही है ना। तो ये चीज भी प्रूव हो गई यहाँ पे। तो इस घनाकार बक्से का आयतन कितना होगा, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 3 गुना 7 गुना 10, तो 3 से तो 21, 21 दाम 210, 210 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन है। ठीक है, और सारा सेंटीमीटर में दिया और सारी वैल्यूज भी सेंटीमीटर में थी। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 इकाई का मल्टीप्लाई हुआ है सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 1 बार 2 बार 3 बार, तो सेंटीमीटर 3 बार। ठीक है, ये चीज देखो, हर एक सवाल को इमेजिन करना सीखो, समझने की कोशिश करो। हर सवाल में रटने की जरूरत नहीं है कि 1 से अधिक दे दिया यार, मैं इसमें क्या करूंगा। तो ये एक्चुअली है ना, जो समझता है ना उसको ये टफ लगता है कि यार संख्यात्मक मान कैसा शब्द आ गया, ये क्या चीज है, ये थोड़ा समझने की भी जरूरत होगी सवालों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 9 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार है। मोटी एक दीवार 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर विमाओं की ईंटों का प्रयोग करके बनाई जानी है। तो कितनी ईंटें चाहिए, वही बड़ा वाला बॉक्स है कि एक बड़ा टैंक है 1500 लीटर का, उसमें 30 लीटर की कितनी बाल्टी डलेगी। तो बड़ी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू, उसी से आई थी ना हमें कितनी बाल्टी चाहिए। यहाँ पे कितनी ईंटें चाहिए इस बड़ी दीवार को बनाने के लिए,
इतनी 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 ईंटों का प्रयोग करके। मतलब अगर हमें एक मोटी दीवार बनाना है जिसकी, देखो ये या तो सवाल को आप मीटर में बदल लो या सेंटीमीटर में बदल लो। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर सेंटीमीटर में सवाल दिया हो तो हमेशा सेंटीमीटर में बदलना, मीटर में मत रखना उसको, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सेंटीमीटर में मीटर में बदलने जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, दशमलव में आ जाएगा। तो हमेशा सेंटीमीटर में बदल। 9 मीटर मतलब होता है 900 सेंटीमीटर। तो 900 सेंटीमीटर लंबी, 600 सेंटीमीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है, तो सेंटीमीटर में ही रहने दो उसको। ठीक है, इतनी बड़ी दीवार में अगर हमें 30 सेंटीमीटर की लंबाई वाली, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली अगर ईंटें लगाना है तो कितनी ईंटें चाहिए? सिंपल है, कैलकुलेशन कर लो। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 से कटेगा 3 बार, 15 से कटेगा 40 बार, 15 चौक 60 होता है ना। तो बस 2 चौक 8, 8 तिया 24, ये 24 लिख दिया और जीरो लगा दो, 1 और 2, ये 2 जीरो लग गए, 2400। मतलब कितनी ईंटें चाहिए? 2400 ईंटों की आवश्यकता होगी हमें। ये चीज समझ में आई होगी आपको, आई थिंक। चलिए यदि प्रत्येक ईंट का माप, अब ईंट का माप दे दिया है कि इतना 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 है, तो 8 मीटर लंबी, इतना इतना मीटर चौड़ी एक दीवार बनाना है। तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से ध्यान रखना है और कितनी ईंटें चाहिए। तो बड़ी वैल्यू क्या है? हमें एक दीवार बनाना है और दीवार की लंबाई है 8 मीटर, लेकिन मैंने क्या बताया है, सेंटीमीटर में हमेशा सवाल को ले लेना है हमें। ठीक है, तो देखो 8 मीटर, तो 8 मीटर को क्या लिख देंगे? 800 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 मीटर, 6 मीटर को लिख देंगे 600 सेंटीमीटर। और 22 सेंटीमीटर, तो ये तो ऐसे ही दिया है 22.5 सेंटीमीटर। इतनी मोटी दीवार को, मतलब इतनी जो दीवार है उसको 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की ईंटों से बनाना है। तो कितनी ईंटें चाहिए? बस कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो है, और देखो 11.25 का डबल दिख रहा है ना, ये वाले फिगर, 11 का डबल 22, 25 का डबल 50, ये पूरा इससे कितनी बार कटेगा? 2 बार। देखो दशमलव डरावना जैसा था, डराने जैसा, बाकी कुछ नहीं था ना उसमें। अब देखो 25 से इसको काट देंगे, 25 दूना 50, 30 बचा, 25 50 75 100, 4 बार में अगर 100 आता है तो 12 बार में कितना आएगा? चलो ऐसे मत समझो इसको, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो इसको 5 से डिवाइड कर लो, थोड़ा डेटा क्लियर हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 से 25 बार, और 5 से इसको काटेंगे तो 160 बार, 16 पंजे 80 होता है ना। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। देखो इसको 5, देखो इसको 5 से अभी रहने दो, इसको 6 से काट दो 100 बार। ठीक है, 5 से इसको काट दो, 5 या 15, 1 बचा, 5 दूना 10। ठीक है, तो ये कितना बता? 32 दूना 64, और 64 का मल्टीप्लाई 100 में 6400। ये हो गया आपका आंसर इसका। देखो समझने में कितना अच्छा है क्वेश्चन, डरावना लगता है, बस हमें डेटा ऐसा दे देता है, वो तो एक्चुअली कुछ नहीं होता उनमें। ठीक है, समझने वाली बात है। चलिए, एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल इतना है, मतलब टंकी का जो बेस है वो दे दिया हमें, लंबाई गुना चौड़ाई का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 6500 है। उसमें भरे हुए पानी का आयतन इतना है। तो पानी की गहराई, गहराई मतलब हाइट, देखो लंबाई और चौड़ाई यही तो होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार का मतलब क्या है? देखो आयत के आधार, आयत का आधार क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अरे आयत में होता ही क्या है? सिर्फ लंबाई और चौड़ाई तो होता है, और चौड़ाई तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कहलाता है आयत का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल दे दिया है 6500, तो 6500 क्या दिया है? लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई, गुणा दिया है। और हमें चाहिए इसकी ऊंचाई, क्योंकि आयतन दे दिया है हमें उसका। आयतन में क्या क्या होता है? लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेटली निकल आएगा ना सवाल में। एक्चुअली बचा ही क्या उसमें? यही तो निकलता है उसमें। तो बस क्षेत्रफल दिया है हमें इतने वर्ग सेंटीमीटर में, और पानी का जो आयतन दिया है वो घन मीटर में दिया है। अब यहाँ चीज समझना, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे मीटर क्यूब है। तो सेंटीमीटर से हमें मीटर में जाना पड़ेगा पहले, या मीटर से सेंटीमीटर में आ जाओ, लेकिन सवाल मीटर में दिया है इसलिए हमें सेंटीमीटर से मीटर में आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे आएंगे ये चीज भी समझ लो अब। देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। आयतन दिया है 2.6, तो देखो 2.6 दिया है हमें घन मीटर में, और हमें इसको एक काम करते हैं सेंटीमीटर में बदल देते हैं, क्योंकि हमें देखो चाहे सवाल मीटर में पूछा हो, अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे और बाद में मीटर में बदल देंगे तो आसानी होगी। ठीक है, 2.6 मीटर में दिया है, हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, और मीटर भी कितना? क्यूब है,
तो 3 बार बदलना पड़ेगा, तो 3 बार 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार बदलने से 2.6 मीटर स्क्वायर बचेगा। फिर से 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2.6 मीटर बचेगा, और फिर से इस 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2.6 सेंटीमीटर में बदल चुका होगा। ठीक है, बस ये बड़ी वैल्यू हो गई क्योंकि आयतन है ये, और आयतन को हमें लंबाई और चौड़ाई से भाग देना है। तो लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, दोनों का मल्टीप्लाई मिला करके 65 है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, बस कैलकुलेट कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको 5 से काट दोगे तो 13 बार, इसको 5 से काट दोगे तो 20 बार, है ना। और दशमलव हट जाएगा तो 1 जीरो लगेगा, फिर से 1 जीरो से 0 हट जाएगा, और 13 से डबल है, ये 13 का डबल है ना, 13 दूना 26, तो 2 दूना 4, 4 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 400 सेंटीमीटर, और 400 सेंटीमीटर मतलब होता है 4 मीटर। ये तो पता है ना आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बक्से में, मतलब एक कमरा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो अधिकतम कितने लंबाई की एक पेंसिल रख सकते हैं, उसमें कितने लंबा बांस रख सकते हैं। तो समझना, एक अगर कमरा बनाया है मैंने, ये आप जिस कमरे में बैठे हो वहां पे इमेजिन करना, कोई भी एक कोना पकड़ लो, पहले कमरे को समझ लो, कमरे बने हुए देख लो, ये कमरा है। आप मान लो इस कमरे में चल करके इस कोने पे आ गए, तो इस कोने से लगा करके कितना लंबा बांस रख सकते हो। क्या आप ऐसे रखोगे बांस को, ये तो छोटा सा ही रख पाओगे आप, सिर्फ ऊंचाई इतना। क्या आप उसको सामने वाली दीवार पे रखोगे, मतलब इसके सामने सामने वाली दीवार पे ऐसे, तो ये तो सिर्फ लंबाई होगी, जितनी लंबाई होगी उतना ही रख सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको विकर्ण के रूप में रखोगे तो वो बांस बहुत लंबा जाएगा। मतलब सामने वाली यहाँ पे आप खड़े हो अगर इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट के सामने वाली दीवार पे, और सामने वाली दीवार के भी अपने सामने वाली दीवार को छोड़ करके, मतलब इसी के सम्मुख दीवार है ना, ये एडजेसेंट साइड है उसकी, तो एडजेसेंट साइड छोड़ करके उसके जो विपरीत विपरीत है, मतलब ये विपरीत वाली ये है, इसके ऊपर वाला हिस्सा ये वाला, मतलब अगर मैं यहां से लगा करके यहाँ एक विकर्ण रख दूं तो इसको क्या कहते हैं, विकर्ण, डायगोनल। विकर्ण को क्या कहते हैं, डायगोनल। और विकर्ण जो है वो सबसे बड़ा होता है, किसी भी लंबाई से भी, चौड़ाई से भी, ऊंचाई से भी। ठीक है, विकर्ण बड़ा होता है, तो सबसे लंबा बांस हम उसके विकर्ण पे रखेंगे। और विकर्ण क्या होता है, किसी भी घनाभ का विकर्ण होता है। देखो, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो रूट में लगा दो, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 और 64 100, 100 और 4 कितना, 104। तो रूट में कितना आ गया, 104। तो 104 कैसे लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे समझना। अगर मैं इसको देखो, अब इसको ऑप्शन से करना, आप दिमाग मत लगाना इसको, आप इसको फैक्टर करने लग गए। ठीक है, इसको इमेजिन करना, यहाँ पे 26 दूना 52, 52 दूना 104, ये हो गया आपका आंसर। कैसे करा मैंने, ये दो बाहर क्यों निकला, एक्चुअली समझो, 2 को 2 गुना 2 समझो, क्योंकि इसका स्क्वायर हुआ होगा तभी एक 2 बाहर आया। तो 26 दूना 52, 52 दूना 104, ये रूट में आ गया 104, ये हो गया ना आंसर। 14 का 4 में 14 दूना 28, 28 दूना तो 56 ही होगा, ये तो बाहर हो गया। 2 अगर अंदर बचा है तो 100 अंदर था, 100 और 2 200 था ना, ये तो बाहर हो गया, मतलब गलत ही हो गया। और अगर आप 4 को अंदर लेंगे तो 13 चौक 52 होता है ना, ये तो यही बाहर हो गया। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन सी बचा, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी आंसर। देखो, थोड़ा सा ऑप्शन से भी जरूरी कर सकते हैं हम जल्दी से कैलकुलेट उसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक गोदाम 15 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है। तो 15 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा है, उसके फर्श और भीतरी छत, उसके फर्श और अंदर के छत, फर्श मतलब नीचे वाला, भीतरी छत मतलब ऊपर वाला, ठीक है, का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो उस गोदाम का आयतन कितना है। देखो, जबरदस्त क्वेश्चन दिया है, पहले हम इसको समझेंगे क्या बोला है इसने। देखो, अगर मान लो उस कमरे की या उस गोदाम की लंबाई चौड़ाई दी है तो ऊंचाई हमें नहीं दी है। ठीक है, तो पहले हमें उसकी ऊंचाई निकालना पड़ेगी, उसके बाद ही उसका आयतन निकलेगा। क्योंकि आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई तो दी, अगर ऊंचाई दे देता तो सिंपल हम मल्टीप्लाई कर लेते, इन चीजों को देखते ही नहीं। ठीक है, लेकिन हमें पहले उसकी ऊंचाई निकालना पड़ेगी, तभी जाके आयतन निकलेगा। तो पहले हम वर्क करेंगे उसकी ऊंचाई पे। तो पहले हमें ऊंचाई ढूंढना है उसकी। ठीक है, ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो समझो
ऊंचाई को मैं हाइट मान लेता हूं क्योंकि ऊंचाई को हाइट ही कहते हैं, तो h मान लूंगा मैं उसको, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसका आयतन कितना है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये हो गया इसका आयतन, ठीक है। लेकिन हमें h की वैल्यू चाहिए और ये जो आयतन है हमें बाद में निकालेंगे। पहले हमें क्या चीज दी है, देखो उसमें उसके फर्श, फर्श कैसा होता है हम जानते हैं, किसी भी घनाभ का फर्श जो है, मतलब फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी, ठीक है। किसी भी फर्श का लंबाई गुना चौड़ाई और उसके भीतरी छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। भीतरी छत का क्षेत्रफल, भीतरी छत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो फर्श मतलब नीचे वाला छत, तो भीतरी छत क्या हो गया, उसके अंदर का, अरे फर्श बोलता, ये भीतरी छत, देखो दोनों अलग अलग शब्द है, फर्श अलग है, भीतरी छत अलग है। फर्श मतलब जो नीचे वाला है और भीतरी छत किसी कमरे का छत, मतलब किसी कमरे के अंदर का छत, भीतरी छत वही तो होता है। तो छत तो ऊपर होगा ना और फर्श नीचे होगा, तो ये दोनों चीजें ऊपर और नीचे की दे दी हमें कि किसी कमरे का नीचे वाला छत और भीतरी मतलब ऊपर वाला छत। तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल इंटू बी, दो बार एल प्लस बी है ना ये, क्योंकि नीचे वाला भी छत और ऊपर वाला भी छत, और दोनों कैसे हैं, आयताकार है, और दोनों आयताकार है तो दोनों की लंबाई गुना चौड़ाई होगा उनका क्षेत्रफल। तो लंबाई गुना चौड़ाई कितनी बार, दो बार, ये चीज समझ में आई होगी आपको, ठीक है। ये बराबर है, किसके बराबर है, उसके कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल कितना होता है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, हाइट के, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई कितनी दी है, 12 गुना 15, 12 में 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आई थिंक 180 आता है, ठीक है। देखो करके देख लेते हैं, 15 गुना 12, 12 से कटेगा 120, 120 और 60, हाँ 180, सीधा लिख दूं मैं इनका मल्टीप्लाई 180 बराबर एल प्लस बी, इनको जोड़ दो 12 और 15 को, ये कितना हो गया 27 इंटू हाइट, ऊंचाई को h मानी है मैंने, तो 9 से काट दो, 9 या 27, 9 दूना 18, ये कितना आ गया हाइट 20/3। किस में आया है ये सारी चीजें, ये मीटर में थी, ये मीटर में थी, तो वो भी मैंने मीटर में मानी, तो ये मीटर क्यूब में आई है, क्योंकि मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब, ठीक है। ये हाइट किस में आई है, मीटर क्यूब में आई है हमारी, ठीक है, मतलब मीटर में आई है, ठीक है। क्योंकि एक वैल्यू आ गई ना, ये आयतन मीटर क्यूब में होता है, ये हाइट तो मीटर में ही होगी, 20/3 मीटर। अब ये बोल रहा है उसका आयतन हमें निकालना है, तो हाइट आ चुकी है ना अब हमारी, तो बस अगर हमें किसी का भी आयतन निकालना है तो आयतन कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना हाइट, आ चुकी है कितनी, 20/3 हाइट, तो 3 चौक 12, तो मल्टीप्लाई कर लो, 15 चौक 60, 60 गुना 120 और 120 के पीछे 0, 1200, ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो यार आज हमने डिटेल कंसेप्ट समझा, हालांकि क्वेश्चन इसके बहुत बाकी हैं, ठीक है, लेकिन वीडियो लंबी हो गई है, और वीडियो ज़्यादा लंबी लोग कोई भी नहीं देख रहा है, मैंने इसका ग्राफ देखा है वीडियो देखने का, तो मुश्किल से मुश्किल लोग सिर्फ 5 से 10 मिनट तक देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है, ये फालतू की मेहनत लगती है फिर, क्यों, क्योंकि मैं मेहनत करूँ कोई देखे ही नहीं उसको, ठीक है। इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, 12 क्वेश्चंस लिए हैं, अगली वीडियो में मैं ज़्यादा क्वेश्चंस लूँगा, और अगली वीडियो तक आपके क्या रिव्यू रहते हैं, हालांकि यहाँ तक भी कौन देखता है ये तो आप कमेंट करके ही बताएंगे कि हाँ मैं देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक कौन कौन देखता है आप जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि मेरी मेहनत काफ़ी लगती है इसमें, और अगर आप लोग पूरी वीडियो देखें ही नहीं तो फिर क्या मतलब मेरे को वीडियो बनाने से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको बता दें, शेयर कर दें, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हाइक पे, टिकटॉक पे, आप जो भी चलाते हैं जहाँ भी शेयर कर सकते हैं आप करें ज़रूर, ठीक है। चलिए आज के लिए बाय बाय।